रेडियो थिएटर में खुशामदीद। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 2019 की एक एक्शन हॉरर फिल्म जिसका नाम है एस्केप रूम। ध्यान से सुने और अपना ख्याल रखें। पुराने जमाने का एक कमरा दिखाई देता है। अचानक छत से कोई गिरता है और 10 नंबर की पहेली के साथ दीवार की तरफ भागता है। उसे 4 हिस्सों का कोड दरकार होता है। एक दीवार उसकी तरफ सरकना शुरू कर देती है जिसे वो और घबरा जाता है और इशारा ढूंढने लगता है। वो समझता है कि कोड उसे किताब में मिल गया है, लेकिन फिर जमीन पे वो गिर जाता है। फिर वो कोड दीवारों की पेंटिंग्स में ढूंढने लगता है जबकि दीवार उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो कोड डालता है लेकिन वो काम नहीं करता। वो परेशान होकर चीखता है लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता और दीवारों से उसकी टांगे टूटना शुरू हो जाती हैं। 3 दिन पहले जोई स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। प्रोफेसर क्वांटम जीरो इफेक्ट के बारे में पूछता है। वो नोटबुक में तेजी से जवाब लिख लेती है लेकिन हाथ उठाने में हुज्जत महसूस करती है। घंटी बजती है और प्रोफेसर क्लास खत्म कर देता है लेकिन जोई को बुलवा लेता है। वो उसको बताता है कि उसके पेपर बहुत अच्छा था लेकिन उसे छुट्टियों में अपने एतमाद बहाल करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका डर खत्म हो जाए। एक मोटरसाइकिल बिजनेस एरिया में दाखिल होती है और फिर ऑफिस में जेसन फोन पे किसी से मुआहदा करता है। असिस्टेंट उसको एक कॉल के बारे में बताती है जिसको वो उसे क्लाइंट का तोहफा देने के बारे में समझता है। उसकी बात सही निकलती है और वो खुश हो जाता है। बेन एक बड़ी दुकान के पिछले कमरे में लेबर्स लगा रहा होता है जब उसका बॉस अंदर आता है। बेन इसको दूसरी जिम्मेदारी देने का पूछता है जो वो मना कर देता है। वो बेन से पहले शराब नोशी छोड़ने को कहता है। जेसन के ऑफिस में उसका तोहफा एक काले डब्बे की शक्ल में आ चुका होता है जिसे देख के लगता है कि वो आसानी से नहीं खुलेगा। जेसन समझता है कि ये क्लाइंट ने उसे भेजा है। जोई अपने कमरे में वापस आके अपनी साथी से गुफ्तगू शुरू कर देती है लेकिन वो इसके इल्म से मुतासिर होने के बजाय वहाँ से चली जाती है। वो उदास हो जाती है लेकिन जल्द अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन अचानक आईना उसे लरसते हुए महसूस होता है। उसकी आंख खुल जाती है। ये एक ख्वाब होता है। उसकी साथी उसकी खैरियत पूछती है। उसकी दोस्त को एक कमरे के सामने एक पैकेज मिलता है जिसपे एड्रेस और नाम लिखा होता है जो वो जोई को दे देती है और कहती है कि ये प्रोफेसर ने भेजा होगा। उसके अंदर वही काला डब्बा होता है। बेन घर के जाने के लिए निकलता है जहाँ उसका इंतजार भी एक काला डब्बा कर रहा होता है। वो उसे फेंक कर और तोड़ कर खोलने की कोशिश करता है। फिर अचानक वो अपने आप खुल जाता है। इस दौरान जोई भी डब्बे को खोलने की कोशिश करती है और जल्द इसमें कामयाब हो जाती है। जेसन यूट्यूब की मदद से डब्बे को खोलने की कोशिश करता है। जब तीनों कामयाब हो जाते हैं तो उसके अंदर से एक पर्चा बरामद होता है। ये माइनर एस्केप रूम का वाचर होता है जिसको जीतने पे $10,000 का इनाम होता है। अगले रोज जब बेन माइनस बिल्डिंग के पास सिगरेट पीता हुआ इंतजार कर रहा होता है तो एक गाड़ी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अमेंडा बाहर आती है और थोड़ी बातचीत के बाद उसकी निगाह सिगरेट पे जम जाती है। अंदर जाके वो अपनी आईडी और फोन गार्ड के पास जमा करवा देती है। एलिवेटर में जाते हुए वो इसे फौज में खिदमत के लिए शुक्रिया कहता है। डैनी आखिरी लम्हे उसके साथ दाखिल हो जाता है। वो इसे फोन दिखाता है जो चुपके से वो अंदर ले आया था। अमेंडा इंतजारी कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ माइक, जेसन और जोई पहले से मौजूद होते हैं। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है लेकिन वो लोग इसे मना कर देते हैं। डैनी कमरे में दाखिल होता है जब माइक अपने पालतू जानवर के बारे में बात कर रहा होता है। डैनी जेसन से उसके हाथ पे जख्म के बारे में पूछता है और अमेंडा जोई से पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। बेन आखिर में आता है और सबको सलाम करता है। अमेंडा न्यूज़पेपर में आग की खबर पढ़ के घबरा जाती है। डैनी बताता है कि वो 93 कमरे देख चुका है। जेसन उसे तंग करता है लेकिन माइक कहता है कि वो बिल्कुल उसके भतीजे जैसा है। उसी ने माइक को माइनस रूम का मशवरा दिया था। अमेंडा कहती है कि वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है। डैनी उनको समझाता है कि कमरे किस तरह काम कर सकते हैं और जोई पूछती है कि खेल कब शुरू होगा। वो बताता है कि खेल के उस्ताद उन्हें एस्केप रूम लेके जाएंगे और वो इन्हें इंतजार करने का कहता है। बेन एक और सिगरेट पीने के लिए बढ़ता है लेकिन दरवाजे का नॉब टूट जाता है। माइक उसको सही करने के लिए लपकता है लेकिन डैनी कहता है कि शायद वो एस्केप रूम में पहुंच चुके हैं। वो दरवाजे के पास जाता है जहाँ उसे चूल्हे के डायल दिखाई देते हैं। वो कहता है कि ये एक कॉम्बिनेशनल लॉक है और सबको सुराग ढूंढने के लिए कहता है। जोई को हवाई जहाज वाला मग दिखता है और अमेंडा को डॉक्टर वूटन यू का नाम नजर आता है जिसे वो एक सुराग समझती है। माइक फ़ारेनहाइट 451 की एक नकल उठाता है जिसके अंदर उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई 451 का कॉम्बिनेशन समझ के डायल करती है। अचानक छत लाल होना शुरू हो जाती है। उनको एहसास होता है कि उसमें से गर्मी भी निकल रही है। जोई डायल को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। डैनी बताता है कि वो इशारा मांग सकते हैं। ये सुनकर अमेंडा रिसेप्शन की जानिब बढ़ती है। जेसन को एक ग्लोब में कश्ती नजर आती है और वो उसमें खो जाता है लेकिन फिर उसे खिड़की का ताला दिखता है। बेन फायर एक्सटिंग्विशर से उसे तोड़ना चाहता है लेकिन उसे नकली देखकर वो उसे फेंक देता है। कमरे के चारों सुतून गर्म होना शुरू हो जाते हैं। डैनी के अलावा सब घबरा जाते हैं और तब जोई एक्सटिंग्विशर में छुपी चाबी ढूंढ लेती है। वो खिड़की खोलती है तो उसे वहाँ मुजस्मा दिखाई देता है। अचानक घंटी बजती है और सब जेसन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं।
हैं। एक ऑटोमेटेड पैगाम कवानीन पर अमल करने के लिए कहता है। फोन बंद होते ही खिड़कियां बंद हो जाती हैं और गर्मी बढ़ जाती है। जोई को और घबराहट होती है तो वो और जोई पानी की तलाश करते हैं। जोई की नजर उसके जलने के निशान पर पड़ती है। मर्द सुराग खोजने में मसरूफ होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि गर्मी से कैसे बचें। जोई को टेबल पर रखी कोस्टर में एक और सुराग मिलता है। उनमें से एक जोर से दबाती है जो एक डक्ट खोल देती है। जब वो ज्यादा नहीं खुलती तो सब मिलके एक साथ उसको दबाते हैं। जेसन डक्ट के अंदर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। अगली बारी अमेंडा की होती है। वो लोग दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जोई को एक और तरकीब सूझती है। वो पानी के गिलास भर कर एक कोस्टर पर रख देती है। अमेंडा को डक्ट में रेंगते हुए दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके जहन में अफगानिस्तान का हादसा आ जाता है। जोई इसकी चीजें सुनती है और बाकी लोग उसे अमेंडा के पीछे भेज देते हैं। डैनी और बेन पानी भरने लगते हैं, लेकिन एक गिलास आधा रह जाता है। उनकी बहस के दरमियान एक चूल्हा नमूदार हो जाता है। बेन अपनी शराब से गिलास भर लेता है, जिससे रास्ता खुल जाता है। उनके निकलते ही कमरे में आग लग जाती है। वो चिमनी के जरिए दूसरे रूम में दाखिल हो जाते हैं। डैनी अभी भी मजे ले रहा होता है और उसको सिर्फ एक खेल समझ रहा होता है, लेकिन अमेंडा को यह हकीकत लगती है और वो वहाँ से निकलना चाहती है। जेसन को एक और ताला नजर आता है और डैनी अमेंडा को कहता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं करे। फिर भी वो उसको फोन दे देता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होते। जोई और जेसन सुराग की तलाश में होते हैं। जब उसे एक दरवाजे की चाबी मिलती है, उसको वहाँ दूसरा ताला नजर आता है जो 7 हरफों का कोई लफ्ज होता है। वो सोच ही रहे होते हैं कि बेन को दीवार पे जानवर की खोपड़ी नजर आती है। वो माजी में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए दोस्तों के साथ गाना गा रहा होता है। वो उनको रुडोल्फ की कोशिश करने का कहता है, जो काम कर जाता है। दरवाजा खुलते ही सिवाय जोई और बेन के सब बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर इंतहाई सर्दी होती है। डैनी एक दीवार से टकरा जाता है जो बहुत बड़े मॉनिटर्स होते हैं। वो नीचे गिरता है तो बर्फ टूटने की आवाजें आती हैं। डैनी अभी भी इसको खेल समझ रहा होता है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो दूसरे से सुराग ढूंढने का कहते हैं। जेसन एक दरवाजा ढूंढ लेता है। जोई को एक जुमला दिखाई देता है कि शुमाल एक झूठ है। माइक को एक दरख्त पर फिशिंग रॉड नजर आती है और बेन सिगरेट जलाने की कोशिश करता है। अमेंडा को एक कोट मिलता है जिसको वो शेयर करने का कहती है। फिर वो ये जोई को दे देती है। बेन सुराख में गिर जाता है और डैनी उसे पानी में सुराग ढूंढने को कहता है। जोई को कोट की जेब में कंपस मिलता है। वो शुमाल की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ याद आने के बाद उसके मुखालिफ सिमट जाती है। वहाँ उसे भालू के मुंह में एक सुराख मिलता है। वो वापस आती है और बेन सिगरेट पीने दूर निकल जाता है। जोई उस सुराख को जो मैग्नेट होता है फिशिंग लाइन से जोड़ देती है, जिसको माइक सुराख में डाल देता है। माइक की फिशिंग रॉड में कोई भारी चीज फंस जाती है। वो बर्फ की एक सेल होती है, उसको वो बाहर निकालते हैं। उसके अंदर एक चाबी होती है। जेसन बेन से लाइटर मांगता है जो वो दूर से फेंक देता है। डैनी उसे उठाने जाता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वो गिरकर पानी में बर्फ के नीचे फंस जाता है और फिर गायब हो जाता है। जेसन अमेंडा को कोट देता है और कहता है कि वो सही थी, ये सब असली है। बेन की गलती समझकर सब उस पर हमला कर देते हैं। वो समझते हैं बेन ही खेल का उस्ताद है। वो सबकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, लेकिन जेसन उसे रोकता है और कहता है कि इस वक्त जिंदा रहना सबसे जरूरी है। फिर वो कहता है कि उन्हें अपने जिस्म की गर्मी से बर्फ पिघलाकर चाबी हासिल करनी चाहिए। दर्जा हरारत और गिर जाता है। माजी में जेसन अपने आप को एक कश्ती में अपने दोस्त के साथ देखता है जिसने लाल कोट पहना होता है। माइक थक जाता है तो जेसन चाबी निकाल लेता है। उनको दरवाजा मिलता है जो उनके पीछे खुलता है। कदम बढ़ाते ही बर्फ टूटना शुरू हो जाती है और वो दोबारा बाल बाल बचते हैं। अगला कमरा एक शराब खाना होता है जहाँ सब उल्टा होता है। ये कमरा ऊपर सरकना शुरू कर देता है, लेकिन घंटी की आवाज से सब रुक जाता है। माइक फोन के नीचे खड़ा हो जाता है और तब फोन उसके हाथ में गिर जाता है। शोर के बाद वहाँ मौसीकी बजना शुरू हो जाती है। जेसन को अगले कमरे का दरवाजा नजर आता है, लेकिन उसके दरवाजे पे नॉब नहीं होता। माइक गौर करता है कि पूल टेबल की 8वीं बॉल गायब है और सुराग ढूंढने में लग जाता है। जब दोबारा शोर होता है और जमीन का एक हिस्सा टूट के गिर जाता है, जिसमें बेन उसे गिरने से बचा लेता है। अमेंडा बार पे चढ़ जाती है जहाँ उसे 4 हिस्सों का एक ताला मिलता है। जोई को दीवार पे एक पहेली मिलती है जिस पर वो सुराखों से चढ़ जाती है। माइक उसकी मदद करता है। अभी वो इसको समझ ही रही होती है कि जमीन का एक और हिस्सा गिर जाता है, लेकिन जेसन बच निकलता है। बेन पहेली की जानिब लपकता है और जोई आखिरकार उसे सुलझा देती है। वो इसे पढ़कर 4 हिस्से से ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब अमेंडा उनका इस्तेमाल करती है तो वो नाकाम हो जाती है। एक और हिस्सा टूट जाता है और माइक और बेन लटक जाते हैं, लेकिन वजन की वजह से वो फिसलने लगते हैं। माइक को डर लगता है तो जोई छलांग लगा देती है, लेकिन उसका सर टकरा जाता है। वो सब उसको आवाजें देते हैं तो उसे माजी में हवाई जहाज का एक हादसा याद आ जाता है जिसमें वो अपनी माँ को पुकारती है। जेसन उसे जगाता है और दीवार की तरफ ले जाता है। जोई अमेंडा से कोट को उल्टा डालने का कहती है और वो काम कर जाता है। उसे लॉक के डब्बे के अंदर दरवाजे का नॉब मिल जाता है। जमीन का एक और हिस्सा गिर जाता है। अमेंडा दूसरी तरफ जाने के लिए पूल टेबल पर छलांग लगाती है, लेकिन नॉब जमीन के आखिरी कोने में गिरा देती है। वो इसे उठाने की कोशिश करती है। शोर होना शुरू हो जाता है तो वो नॉब को जेसन की तरफ उछाल देती है और फोन पे झूलने लगती है। वो फिसल के गिर जाती है। जेसन दरवाजा खोलता है और माइक उसके पीछे चला जाता है। बेन जोई को लेके दूसरे कमरे में जाता है और इसको दिलासा देता है। अगला कमरा हॉस्पिटल की तरह होता है। वो देखना शुरू करते हैं। उन्हें ये बिस्तर बहुत मानूस लगते हैं। ये बिस्तर उन्हीं के हॉस्पिटल के होते हैं। जोई को अमेंडा का बेड भी दिख जाता है। वो एक धमाके में जिंदा बचने वाली वाहिद शख्स थी। जोई अपनी कहानी भी सुनाती है कि वो भी एक हवाई हादसे में वाहिद जिंदा बचने वाली इंसान थी। जेसन एक बोर्ड में जिंदा बचता है। उसकी कहानी के मुताबिक उसका
उसका दोस्त हाइपोथर्मिया की वजह से उसे छोड़कर भाग जाता है। बेन कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था और माइक कोहली की कान से जिंदा निकल गया था। वो मजीद बताता है कि उसका भाई हादसे में जहाँ भाग हो जाता है। वो एक दूसरे के हादसों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोई को डैनी के दस्तावेजात से मालूम होता है कि वो भी एक हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाला शख्स था। वो समझती है कि इस खेल का मकसद खुशकिस्मत तरीन इंसान को ढूंढना है। टीवी चलना शुरू हो जाता है जिसमें उल्टी गिनती चल रही होती है। तीनों मर्द सुराग ढूंढने में जुट जाते हैं। उनको एक्स-रेज मिलते हैं जिसको बेन इशारों की जबान समझता है। जोई कैमरा तोड़ना शुरू कर देती है। वो समझती है कि उनको देखते हुए वो कभी ये खेल नहीं जीत सकेंगे। जेसन वो जहर ढूंढ लेता है जो गिनती के अख्ताम पर छोड़ा जाना था। फिर उसे ईकेजी की मशीन मिल जाती है। वो कहता है कि सही दिल की धड़कन से दरवाजा खुल सकता है। पहले बेन की धड़कन से कोशिश होती है लेकिन जब नाकामी होती है तो वो माइक से कोशिश करने को कहता है। उसकी धड़कन तेज होती है लेकिन नाकाफी होती है। जेसन करंट से उसकी धड़कन बढ़ाना चाहता है। माइक मान जाता है। उसकी धड़कन बढ़ जाती है लेकिन वो खुद मर जाता है। बेन माइक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कमरा जहर से भरना शुरू हो जाता है और जोई अभी भी कैमरे तोड़ रही होती है। जेसन EKG खुद पर लगाता है और अपनी धड़कन कम कर लेता है। दरवाजा खुल जाता है। जेसन निकल जाता है लेकिन जोई इनकार कर देती है। बेन वेंट के जरिए जेसन के पीछे जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। जोई का दम घुटने लगता है और वो रेंगती हुई ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ती है। जेसन और बेन अगले कमरे में पहुंचकर बहस शुरू कर देते हैं। बेन इल्जाम लगाता है कि उसने सिर्फ माइक को कत्ल नहीं किया बल्कि अपने दोस्त को भी मार दिया है। जेसन उसे कहता है कि जिंदा रहना मर्जी पर होता है और सुराग ढूंढने लगता है। जब उसे एक हैच मिलता है दोनों इसे पकड़कर खोलने की कोशिश करते हैं। अचानक दोनों बहकने लगते हैं। हैंडल में जहर होता है और हैच में एक पहेली होती है जिसमें तरियाक ढूंढने की हिदायत होती है। बेन तरियाक ढूंढ लेता है लेकिन उसमें सिर्फ एक खुराक होती है। जेसन उस पर हमला कर देता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। बेन जेसन को मारकर तरियाक इस्तेमाल कर लेता है। फिर वो दूसरे कमरे में कूद जाता है। ये सबसे पहला रूम होता है। इस दौरान सफाई करने वाले हॉस्पिटल वाले कमरे में दाखिल होते हैं और 2 लाशों की तवक्को रखते हैं। उनको छत से ऑक्सीजन मास्क लटकता दिखाई देता है। अचानक जोई उठ के दोनों पे हमला कर देती है। वो बंदूक उठाती है और कमरे से निकल जाती है। दूसरे कमरे में बेन कोट खराब कर देता है। दीवारों से सरकने से पहले वो चिमनी के जरिए उस कमरे से निकलने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाते ही उसे आवाज सुनाई देती है कि उसने जेसन पर पैसे लगाए थे। खेल का उस्ताद सामने आता है और बताता है कि वो जीत गया। बेन नाराज होता है लेकिन तब वो उसे खेल का मकसद समझाता है। इस खेल के गायक दरअसल बहुत ताकतवर लोग हैं जो हकीकी तफरीह के लिए आते हैं। वो आदमी बेन को सिगरेट देते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि बेन बच जाएगा। वो बेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन बेन एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें घोंप देता है जो उसकी टांग में फंसा होता है। मॉनिटर पे जोई अभी भी खेलती हुई दिख रही होती है लेकिन वो अचानक आके वहाँ पे गोलियां चला देती है। एक आदमी उसे काबू कर लेता है लेकिन बेन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। एक दिन बाद बेन हॉस्पिटल में नजर आता है। जोई इसके पास बैठी होती है। एक जासूस कमरे में आता है और उनको अपने साथ चलने का कहता है। वो माइनस बिल्डिंग के सामने होते हैं जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा होता है। अंदर उन्हें कोई कमरा बचा हुआ नजर नहीं आता। जासूस बिना सबूत के उन कमरों के बारे में यकीन करने से इनकार कर देते हैं। जोई को नो वे आउट का अल्फाज नजर आते हैं और वो समझ जाती है कि डॉक्टर वू टर्न यू का एनाग्राम है। जासूस इस पे ध्यान नहीं देता और उन्हें चले जाने का कहता है। 6 महीने बाद बेन और जोई कॉफी शॉप में मिलते हैं। वो अपनी एक बनाई हुई एक फाइल उसे दिखाती है जिसमें बाकी लोगों का जिक्र होता है और किस तरह उनकी मौत को एक हादसा जाहिर किया गया होता है। वो इसे ये सब भूल जाने का कहता है लेकिन वो उसे खेल के बारे में अपनी मालूमात से आगाह करती है। जोई कंपनी का लोगो तोड़कर एक इमारत का पता लगा चुकी होती है जो मैनहट्टन में होती है। उसने हवाई जहाज के 2 टिकट भी खरीद लिए होते हैं। बेन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसके साथ चलने पर राजी हो जाता है। एक हवाई जहाज हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसके एक इंजन से आग निकल रही होती है। स्टूवर्डेस सुराग ढूंढ रही होती हैं जो उसे एक बैग के अंदर मिल जाता है। औजार कॉकपिट के दरवाजे पे काम नहीं करता लेकिन एक और पहेली खोल लेता है। जब 2 स्टूवर्डेस उसे बूझने की कोशिश कर रही होती हैं तो तीसरी सवारों को हादसे की इतला देती है। वो दोनों पहेली बूझ के अंदर दाखिल होती हैं लेकिन अंदर उन्हें पायलट्स की लाशें मिलती हैं लेकिन वो हादसे का शिकार हो जाता है। अचानक 2 लोग मॉनिटर पे नमूदार होते हैं और ये पता चलता है कि ये सब नकली है। एक भारी आवाज उन लोगों को मुखातिब करती है और बताती है कि जोई और बेन के टिकट्स पकड़े गए हैं जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ।